कहानी शुरू होती है एक कार क्रैश के साथ जहां कोई जोर से चिल्लाता है कि एम्बुलेंस को कॉल करो। जिस पर अचानक हमारा लड़का आंखें खोलता है जैसे वह किसी भयानक नाइटमेयर से बाहर निकला हो। इसके बाद इंटरकॉम से अनाउंसर की आवाज आती है जो डिक्लेयर करता है कि ट्रेन अब टर्मिनल स्टेशन पर पहुंचने वाली है। यह सुनकर हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने हाथों को देखता है और सोचता है कि कहीं वह सच में मर तो नहीं गया था। जिस पर अचानक कोई उसके शोल्डर को टच करता है और एक वुमन की आवाज उसे बुलाती है। वह लड़की उससे पूछती है कि क्या वह उसके लगेज में हेल्प कर सकता है। जिस पर जैसे ही वह घूमकर देखता है तो उसे शॉक लग जाता है क्योंकि वह उस वुमन को इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज कर लेता है। हमारा हीरो सोचने लगता है कि वह इतनी यंग कैसे हो गई है और नोटिस करता है कि उसके क्लोथ्स उसके फ्रेशमैन ईयर के हैं। वह बस उसे पास से लगातार देखता ही रहता है। फिर ट्रेन की विंडो में अपनी रिफ्लेक्शन देखकर उसे एहसास होता है कि सिर्फ वह लड़की ही यंग नहीं है। हमारा प्रोटैगनिस्ट खुद को 19 साल का देखता है और पूरी तरह स्टन्ड हो जाता है। इसके बाद वह सार्कास्टिकली खुद से सवाल करता है कि क्या किसी मिरेकल्स से उसका रिबर्थ हो गया है। फिर धीरे धीरे उसकी टूटी हुई मेमोरीज आपस में जुड़ने लगती हैं। उसी दौरान उसके माइंड में एक मेमोरी फ्लैश होती है जहां एक लड़की उससे कहती है कि वह उसे घर तक छोड़ दे। उस मेमोरी में वह वुमन कहती है कि उसे डर नहीं है चाहे वह उसके साथ कुछ भी ट्राई करे। तभी अचानक ब्लैक हेयर वाली एक वुमन गुस्से में उसका नाम चिल्लाते हुए सामने आती है। यह देखकर वह तुरंत नोटिस करता है कि वह एनरेज्ड लड़की उनकी तरफ स्टॉर्म करती हुई आ रही है। जिस पर वह वुमन उसके शर्ट के कॉलर को पकड़ लेती है और पूछती है कि क्या आप उसे इसी टाइप की लड़कियां पसंद हैं। इसके जवाब में हमारा लड़का उसका हाथ झटक कर हटा देता है। तभी दूसरी वुमन ताना मारते हुए कहती है कि अब उसका एक्स थोड़ी यंग लड़कियों को पसंद करता है और वह उससे चिपकते हुए दूसरी वाली को आंटी कह देती है। यह सुनकर ब्लैक हेयर वाली वुमन और ज्यादा भड़क जाती है और पूछती है कि वह उसे आंटी कैसे बुला सकती है। फिर वह गुस्से में दूसरी लड़की की तरफ झपटती है। जिस पर यंगर वुमन खुद को डिफेंड करने की कोशिश करती है लेकिन स्कफल में उसका टॉप नीचे खिंच जाता है। इसी केओस के बीच वह यंगर वुमन प्रोटैगनिस्ट को बताती है कि यही उसकी एक्स वाइफ है। इसके बाद बैलेंस बिगड़ने से वह सड़क की तरफ गिर जाती है और सीधे उस इन्फेमस ट्रक के रास्ते में आ जाती है। यह देखकर हमारा हीरो चिल्लाता है कि संभल कर, लेकिन वह किसी तरह उसका हाथ पकड़ लेता है। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आखिर में कोई और ऑप्शन न देखकर वह अपनी एक्स वाइफ को कसकर पकड़ लेता है, यह सोचते हुए कि शायद वह उसकी लाइफ का कर्जदार है और इसी तरह दोनों का एंड हो जाता है। फिर रियलिटी में वापस आते हुए जुंग यून जिन उसे चिढ़े हुए टोन में पूछती है कि क्या वह उसे घूरना बंद कर चुका है। जिस पर हमारा लड़का होश में आता है और अपोलोजाइज करता है। कहता है कि वह बस अपने ख्यालों में खो गया था। उसी समय अनाउंसर फिर से बोलता है कि ट्रेन स्टेशन पर पहुंच रही है। यह सुनकर झुंग यूजिन घबरा जाती है। उसका बैलेंस बिगड़ता है और वह सीधे हमारे लड़के के ऊपर गिर पड़ती है जहां उसके ह्यूज बलून्स पूरी तरह सामने आ जाते हैं। यह अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हमारे हीरो को थोड़ा फ्लस्टर्ड कर देती है। वह बलून्स एक सॉफ्ट सी साउंड के साथ बाउंस करते हैं। फिर वह जल्दी से उठती है पूरी तरह एम्बैरेस्ड होकर। उस ऑकवर्ड मोमेंट के बाद हमारा लड़का कूल बनते हुए कहता है कि वह उसके लगेज में हेल्प कर देगा। दोनों साइड बाय साइड चलते हैं और लड़की काफी एम्बैरेस्ड नजर आती है। चलते चलते जुंग यून जिन उसे वार्न करती है कि इस इंसिडेंट के बारे में किसी को बताया तो वह टोस्ट हो जाएगा। यह सुनकर प्रोटैगनिस्ट अपने मन में सोचता है कि वह अब भी उतनी ही रेकलेस और एनर्जेटिक है जितनी उसे याद है, और इसी के साथ वह जिन यूनिवर्सिटी पर पहुंचता है। उसे याद आता है कि 18 की उम्र में उसके बड़े एम्बिशंस थे, लेकिन फेट ने उसके लिए कुछ और ही प्लान कर रखा था। मगर अब रीबॉर्न होने के बाद वह खुद से प्रॉमिस करता है कि वह पावरफुल बनेगा और अपनी ग्लोरी फिर से बनाएगा। तभी एक लड़की उसके पास आती है और पूछती है कि क्या वह रजिस्ट्रेशन के लिए आया है। वह उसे देखता है और पहचान लेता है कि वह चेन वन है। उसे याद आता है कि अपर क्लासमैन चैन वैन कितनी ब्यूटीफुल हुआ करती थी। वहीं दूसरी तरफ कहीं और प्रोटैगनिस्ट की वाइफ भी झटके से जागती है। वह चारों तरफ देखती है और सोचती है कि क्या यह उसका पुराना बेडरूम है। उसे महसूस होता है कि कुछ ऑफ है। फिर वह जल्दी से मिरर की तरफ भागती है और अपनी रिफ्लेक्शन देखकर शॉक हो जाती है। उसे रियलाइज होता है कि उसका भी रीबर्थ हो चुका है और वह पूरी तरह स्टन्ड रह जाती है। वापस कैंपस में स्माइल के साथ अपर क्लासमैन खुद को चैन वैन बताती है और जो यून को हेल्प ऑफर करती है। इसी दौरान प्रोटैगनिस्ट का ध्यान चैन वैन के एक स्पेसिफिक मोल पर जाता है। तब उसे याद आता है कि यही वह मोल था जिसकी वजह से वह अपनी पास्ट लाइफ में उसके स्कैम में फंस गया था। जिस पर हमारा लड़का उसके हाथ से फ्लायर लेता है और उसे अपर क्लासमैन कहकर बुलाता है। जो यून कैजुअली कहता है कि यह सेल्स पिच अब थोड़ा आउटडेटेड है। यह सुनकर चैन वैन सरप्राइज हो जाती है और पूछती है कि उसने अभी क्या कहा। इसके जवाब में प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वह उसके लिए फ्लायर्स प्रमोट कर देगा और कमीशन वह खुद रख सकती है। यह सुनकर लड़की थोड़ा शॉक्ड होती है और सोचती है कि इस किट को यूज करके वह बाकी फ्रेशमैन तक प्रोडक्ट पुश कर सकती है। फिर वह फ्लायर्स उसे पकड़ा देती है और कहती है कि अपना बेस्ट देना। जाते जाते वह कहती है कि बाद में रिजल्ट चेक करेगी और गुड बाय बोलकर चली जाती है। यह सोचते हुए कि पास्ट लाइफ में
वह कितनी नाइस थी और उसे डॉम तक छोड़कर आई थी। हमारा हीरो आगे बढ़ता है। थोड़ी देर में वह अपने डॉम बिल्डिंग पहुंचता है, जहां उसे कोई स्कूल को लेकर कंप्लेन करता हुआ सुनाई देता है। जिस पर वह धीरे से रूम का डोर खोलता है और अंदर एक रेड हेयर वाला लड़का लाइफ को लेकर रैंट करता हुआ दिखता है। वह लड़का जल्दी से उसके पास आता है, खुद को शांगहाओ इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि वह जोयून का इंतजार कर रहा था ताकि डॉम कंप्लीट हो सके। दोनों अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। शांगहाओ यह जानकर सरप्राइज हो जाता है कि दोनों सेम सिटी से हैं। फिर वह एक्साइटेड होकर बताता है कि उसने कुछ गर्ल्स के साथ कार्ड्स खेलने का प्लान बनाया है और उसे जोयून की पिक्चर दिखाता है। वह जोयून को साथ चलने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन हमारा हीरो मना कर देता है। इसके बाद एक और रूममेट बोल पड़ता है कि वह उसके साथ जुंग यन से मिलने जा जाए। जाते जाते वो जो यूएन से कहता है कि जब वो गर्ल्स के साथ हो तो जेलस मत होना। यह सुनकर प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि उसके पास इन कार्ड गेम्स के लिए टाइम नहीं है। फिर वह अपने ग्लासेस पहनता है और कहता है कि अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज मनी बनाना है। इसके बाद वह दो लॉस्ट गर्ल्स को देखता है और उनकी हेल्प ऑफर करता है। वह हैंडसम अपर आसमन से इंप्रेस्ड हो जाती है और उसकी हेल्प एक्सेप्ट कर लेती है। वह उनसे पूछता है कि उनका डॉम कौन सा है ताकि वह बैग्स कैरी कर सके। इसी मौके पर वह कैंपस डेटा प्लान पिच करता है। लड़कियां ऑफर में इंटरेस्टेड हो जाती हैं और उनमें से एक अपर आसमन का कॉन्टैक्ट इन्फो मांगती है। दूसरी पूछती है कि जब नंबर फ्लायर पर है तो कॉन्टैक्ट क्यों चाहिए, जिस पर उसकी फ्रेंड कहती है कि इतना क्यूट अपर आसमन हो तो फ्यूचर के लिए नंबर रखना अच्छा होता है। यह सुनकर हमारा लड़का कॉन्टैक्ट देने के लिए अग्री करता है और नंबर्स एक्सचेंज हो जाते हैं। तभी दो विमेन उनके पास आती हैं। यंगर वन पूछती है कि क्या वह भी डॉम में नौ जा रहे हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे शेन यू के रूप में रिकॉग्नाइज करता है और कंफर्म करता है कि वह उन्हें वहां ले जा सकता है। जिस पर शेन यू की मॉम उसे थैंक्स कहती है और बोलती है कि कैंपस कार्ड काफी यूजफुल लग रहा है। वह जाओ यूएन से अपना कॉन्टैक्ट ऐड करने को कहती है और इंसिस्ट करती है कि वह उसके बेटे का नंबर भी सेव करे ताकि वह उसकी बेटी का ध्यान रख सके। इसके बाद प्रोटैगनिस्ट ऑफर करता है कि वह उनके बैग्स रूम 503 तक ले जाएगा। शेन यू क्यूरियस होकर पूछती है कि अपर आसमन को उसका रूम नंबर कैसे पता है। इस पर वह बात संभालते हुए कहता है कि उसने उनकी बात सुन ली थी, जबकि अंदर ही अंदर उसे लगता है कि पास्ट लाइफ की हैबिट में वह ज्यादा बोल गया। फिर उसे रियलाइज होता है कि उसे जल्दी कैश कमाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। वहीं दूसरी तरफ लड़कियां आपस में सोचती हैं कि वह काइंड अपर एसमैन आखिर कौन था। कुछ देर बाद एक स्टूडेंट उसके पास आती है और पूछती है कि फ्लायर पर नंबर क्रॉस क्यों किया गया है, जिस पर प्रोटैगनिस्ट एक्सप्लेन करता है कि वह प्रिंटिंग एरर था और सही नंबर पास में लिखा है। लड़की उसे थैंक्स कहती है, बोलती है कि बाद में कांटेक्ट करेगी और चली जाती है। थोड़ी देर बाद एक लड़का एक्साइटेड होकर दौड़ता हुआ आता है और बताता है कि सारे फ्लायर्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। यह सुनकर हमारा लड़का मुस्कुराता है, यह सोचते हुए कि स्कूल ग्रुप चैट में पोस्ट करना सच में वर्थ इट रहा है। अर्लियर उसने ग्रुप में कैंपस डेटा प्लान का मैसेज भेजा था, जिस पर अब हमारा प्रोटैगनिस्ट इंटरेस्टेड लोगों के मैसेज का रिप्लाई करना शुरू करता है। वह एक क्लासमेट को एक्सप्लेन करता है कि प्राइस 130 है, रीसेल 150 पर होगी, जिससे पर ऑर्डर 20 का कमीशन बनता है और साथ ही रेफरल्स की सेल्स से भी अर्निंग होती है। जिस पर हमारा हीरो अपने क्लासमेट लुका की एफिशिएंसी की तारीफ करता है और सामने वाला उसके कनेक्शंस की कॉम्प्लीमेंट करता है। तभी एक लड़की पास आती है और पूछती है कि क्या वह भी कमीशन कमा सकती है। यह देखकर शुआ चौंक जाता है क्योंकि सामने लीशिंग होती है जो फ्यूचर की सबसे प्रिटी डिप्लोमैट बनने वाली है। लड़की फिर से पूछती है कि क्या सच में पर पर्सन कमीशन 20 है, जिस पर हमारा लड़का कंफर्म करता है और उसे एक बेहतर ऑफर देता है। वह कहता है कि अगर वह आज 30 लोग लेकर आती है तो उसे जनरल कैंपस एजेंट बना देगा और कमीशन 30% पर पर्सन होगा। यह सुनते ही लेक इन की आंखों में डॉलर साइंस चमकने लगते हैं। एक्साइटेड होकर ली शेकिंग डील सील करती है और कहती है कि वह लिस्ट बाद में भेज देगी। इसके बाद हमारा हीरो सोचता है कि यह एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी है और उसकी यूनिवर्सिटी लाइफ अब इंटरेस्टिंग होती जा रही है। सामने वाला पूरी तरह बैफल्ड रह जाता है कि प्रोटैगनिस्ट ने इतनी जल्दी डील क्लोज कर ली। उधर गर्ल्स डॉम में प्रोटैगनिस्ट की एक्स वाइफ उसे कॉल करती है, लेकिन नंबर अभी एग्जिस्ट नहीं करता। तभी अचानक उसकी फ्रेंड जोंगयान उसे कॉफी शॉप में कार्ड गेम के लिए बुलाती है। वाइफ बिना सोचे इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेती है। जोंगयान को सरप्राइज होता है और वह सोचती है कि क्या वह हमेशा से इतनी इजी गोइंग थी, क्योंकि पहले वह ज्यादा अलूफ लगती थी। इसके जवाब में प्रोटैगनिस्ट की वाइफ कहती है कि वह बस रूम में बोर्ड हो रही थी और बाहर जाने से पहले बस अपना मेकअप टचअप करेगी। उसकी फ्रेंड नोटिस करती है कि वह काफी हैप्पी लग रही है और पूछती है कि क्या उसका बॉयफ्रेंड भी वहां आएगा। यह सुनकर वह थोड़ा फ्लस्टर्ड हो जाती है और कहती है कि वह अभी उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। अंदर ही अंदर वह सोचती है कि वह उसका फ्यूचर हस्बैंड है। थोड़ी देर बाद दोनों कॉफी शॉप में बैठकर वेट कर रही होती है। उसी वक्त हमारे लड़के के रूममेट्स वहां पहुंचते हैं और जोंगयान इनके बारे में पूछते हैं। एक्साइटेड होकर वह पीछे मुड़ती है, सोचती है कि शायद प्रोटैगनिस्ट आया है, लेकिन जब देखती है कि वह नहीं है तो उसका फेस उतर जाता है।
फिर वह इरिटेटेड होकर पूछती है कि ये लोग क्यों आए हैं और जो यूएन कहाँ है, जिस पर चांग हाओ जवाब देता है कि प्रोटैगनिस्ट को कुछ काम आ गया था, इसलिए वह नहीं आ सका। यह सुनकर वह शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। शायद ये उसके रीबर्थ का बटरफ्लाई इफेक्ट है। यान उसे टीज करती है कि उसे स्टैंड अप कर दिया गया है, लेकिन तुरंत खुद को करेक्ट करते हुए कहती है कि शायद वह बिजी हो। एक्स वाइफ सोचती है कि उसने इनवैलिड नंबर पर कॉल किया था, लेकिन फिर मान लेती है कि इस लाइफ में कुछ बदल गया है। एक लड़का माहौल संभालने के लिए उसे कार्ड्स खेलने का इनवाइट देता है, लेकिन वह ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिखती। दूसरी तरफ हमारा प्रोटैगनिस्ट एक स्टोर पर पहुंचता है। एक फ्रेंडली एम्प्लॉई उसे ग्रीट करती है और पूछती है कि वह कैसे हेल्प कर सकती है। हमारा हीरो स्टोर मैनेजर के बारे में पूछता है, क्योंकि उनका डील डिस्कस करने का अपॉइंटमेंट था, जिस पर वह वुमन उसे मैनेजर के ऑफिस तक ले जाती है। रास्ते में वह नोटिस करती है कि इतना यंग होने के बावजूद हमारे लड़के की प्रेजेंस काफी स्ट्रांग। वह एक डोर के सामने पहुंचता है जिस पर ऑफिस का साइन लगा होता है। मैनेजर पूछती है कि क्या वही यंग गाय है जो उनका एजेंट बनना चाहता है, और कहती है कि उसमें काफी नर्व है। इसके जवाब में प्रोटैगनिस्ट उसे 247 इंटरेस्टेड न्यू स्टूडेंट्स की लिस्ट दिखाता है और कहता है कि यह तो बस शुरुआत है। यह देखकर वुमन इंप्रेस्ड हो जाती है कि कुछ ही दिनों में सेल्स वॉल्यूम इतना ज्यादा है। हमारा लड़का कहता है कि एक 150 वाले प्लान में उसे मैक्सिमम 70 का डिस्काउंट मिल सकता है, लेकिन वह 80 चाहता है। मैनेजर डिस्काउंट अग्री कर लेती है और उसकी बोल्डनेस की तारीफ करती है। इसके बाद प्रोटैगनिस्ट पूरे डिस्ट्रिक्ट के एजेंसी राइट्स मांगता है, 60% कमीशन और 30% एडवांस के साथ। यह सुनकर वह वुमन उसके करीब आती है और पूछती है कि क्या वह पूरा केक अकेले लेना चाहता है और उसका बेस कॉस्ट क्या है, जिस पर हमारा हीरो कहता है कि उसका फैमिली बिजनेस इसी लाइन में है, इसलिए वो उससे कुछ भी हाइड नहीं कर सकती, और वो गारंटी देता है कि 40% मार्केट कैप्चर करेगा। यंग आदमी की एम्बिशन से इंप्रेस्ड होकर वुमन डील क्लोज करती है और कहती है कि मर्चेंडाइज तय टाइम और प्लेस पर डिलीवर कर दी जाएगी। फिर हमारा लड़का पूछता है कि क्या अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जा सकता है। वह तुरंत अग्री कर लेती है और उसे बॉस लू कहकर बुलाती है। मैनेजर अंदर ही अंदर सोचती है कि इस 18 साल के लड़के का दिमाग काफी डीप है और उसका कंपोजर रेयर है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त हमारा बॉय उससे एक और चीज पूछता है। तभी उसे याद आता है कि उसकी स्टोर एप्पल फोन्स भी कॉन्ट्रैक्ट पर ऑफर करती है। वापस कॉफी शॉप में प्रोटैगनिस्ट की एक्स वाइफ कार्ड्स खेल रही होती है। तभी एक दोस्त कंप्लेन करता है कि उसने अकेला 9 चला दिया और ओपोनेंट को जीत दे दी। दूसरा दोस्त सिचुएशन को काम करने की कोशिश करता है और कहता है कि उसे खेल सिखा दो, लेकिन वह मना कर देता है और कहता है कि साफ दिख रहा है कि वह और हमारा हीरो कपल हैं और उसे सिखाने के लिए कुछ नहीं है। एक्स वाइफ अपोलोजाइज करती है कि वह गेम में अच्छी नहीं है और रेस्टरूम की तरफ चली जाती है। वहां से वह ग्रुप से थोड़ी दूर हट जाती है। वह सोचती है कि जो यूएन क्यों नहीं आया और सब कुछ उसकी पास्ट लाइफ से इतना अलग क्यों है। फिर वह उसे दोबारा कॉल करने की कोशिश करती है, उम्मीद करती है कि इस बार कॉल कनेक्ट हो जाएगा। शहर के दूसरे साइड पर हमारा प्रोटैगनिस्ट स्टोर से नया फोन लेकर निकलता है और सोचता है कि वह लकी है कि नंबर पास्ट लाइफ जैसा ही है। तभी अचानक उसका फोन रिंग करता है। वह सोचता है कि अभी तक उसने किसी को नंबर दिया ही नहीं। फिर कॉल कौन कर रहा है? वह फोन उठाकर पूछता है कि कौन है, और नंबर उसे अजीब तरह से फेमिलियर लगता है। साइलेंस से अनॉयड होकर वह वॉर्न करता है कि अगर सामने वाला कुछ नहीं बोलेगा तो वह कॉल कट कर देगा। तभी दूसरी तरफ से सूचिंग की आवाज चिल्लाती है कि उसे नॉवेल्स लिखने चाहिए क्योंकि वह ह्यूज हिट होने वाले हैं। लेकिन हमारा लड़का बिना सुने ही कॉल काट देता है। सूचिंग शॉक में रह जाती है और सोचती है कि उसने ऐसा क्यों किया। फिर उसे याद आता है कि इस टाइम जो यूएन सिर्फ 19 साल का है और अभी उसे जानता भी नहीं है। एम्बैरेस्ड होकर वह सोचती है कि डेवलपमेंट प्लान बनाना अच्छा आइडिया रहेगा। इधर प्रोटैगनिस्ट पैनिक में आ जाता है, रियलाइजिंग कि उसका रीबर्थ बाय वन गेट वन फ्री डील जैसा है। वह डिसाइड करता है कि किसी भी हाल में सचिन को यह पता नहीं चलने देगा कि वह भी रीबॉर्न हुआ है। एक्स वाइफ और जुंगयन हमारे हीरो के रूममेट्स के साथ वॉक कर रही होती हैं। तभी उनमें से एक आइडिया देता है कि क्यों ना बॉयज डॉम की स्पाइंग की जाए। डॉम शब्द सुनते ही एक्स वाइफ वहीं रुक जाती है, जैसे उसके दिमाग में अचानक बल्ब जल गया हो। तभी सूचिंग अनाउंस करती है कि क्योंकि उनकी क्लास मीटिंग है, वह बस उन्हें उनके डॉम तक छोड़ देगी। यह सुनकर लड़के पूरी तरह बैफल्ड रह जाते हैं। जुंगयन सस्पिशियस हो जाती है और सोचती है कि कहीं उसकी फ्रेंड सिर्फ जो यूएन को ढूंढने के लिए बॉयज डॉम तो नहीं जाना चाहती। उधर दूसरा रूममेट चांग हाओ से कंप्लेन करता है कि उसे जलन हो रही है कि हमारा बॉय किसी गॉर्जियस लड़की के ख्यालों में है। सूचिंग जुंगयन से पूछती है कि क्या उसे लगता है कि चांग हाओ अंग हाओ उसमें निश्चय इंटरेस्टेड है। जुंगयन बात को टाल देती है और कहती है कि उसे ज्यादा मायोरी गाइज पसंद है। इसके बाद वह सब यूनिवर्सिटी डॉम्स की तरफ चलते रहते हैं। अचानक एक्स वाइफ दूर किसी को देखती है और वहीं फ्रीज हो जाती है। उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो एक्साइटमेंट में जो यूएन का नाम चिल्लाती है, जिससे जुंगयान पूरी तरह शॉक हो जाती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट पीछे मुड़ता है और हाँ, लड़की की सस्पिशन सही निकलती है। सामने सच में वही खड़ा होता है।
यह देखकर हमारा हीरो पूरी तरह पैनिक में आ जाता है क्योंकि वह वही है। ठीक उसके सामने जुंग यान का जबड़ा खुला रह जाता है जब उसे पता चलता है कि यही वह फेमस जो यूएन है जिसके बारे में उसकी फ्रेंड चुप ही नहीं होती थी। सूचिंग जल्दी से उसके पास पहुंचती है, लेकिन हमारा लड़का अनजान बनने की एक्टिंग करता है और पूछता है कि वह कौन है। वह फॉर्मली अपना इंट्रोडक्शन देती है और याद दिलाती है कि वह दोनों सेम क्लास में थे। हमारा हीरो सोचने लगता है कि पास्ट लाइफ में वह कितनी ब्यूटीफुल थी। यह सीन अनफोल्ड होते देख जुंग यान को वाइब काफी वियर्ड लगती है। उसे ये किसी कपल की लड़ाई नहीं लगती, बल्कि कुछ और ही महसूस होता है। आरएमसी उसकी वाइब से पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है और उससे पूछती है कि क्या वह उस पर लाइन मार रही है, और फिर सजेस्ट करती है कि उन्हें एक दूसरे को फिर से नए सिरे से जानना चाहिए। यह सोचते हुए एक्स वाइफ अपने मन में डिसाइड करती है कि इस बार वही उसे चेस करेगी और जीत कर दिखाएगी। लेकिन हमारा हीरो उसे बीच में ही रोक देता है और कहता है कि उसे पहले से ही कोई और पसंद है, और अंदर ही अंदर सोचता है कि वह इस जाल में दोबारा नहीं फंसेगा। यह सुनते ही सूचिंग की स्माइल एकदम गायब हो जाती है और वह पूरी तरह शॉक्ड नजर आती है। वह डिसबिलीफ में पूछती है कि क्या उसे सच में कोई पसंद है, जिस पर हमारा लड़का सार्कास्टिकली जवाब देता है कि इसमें अजीब क्या है अगर उसे कोई पसंद है। इसके बाद वह उस लड़की का डिस्क्राइब करना शुरू करता है जिसे उसने देखा था, लेकिन सूचिंग अचानक उसे चुप करा देती है और कहती है कि बस करो। वह अंदर ही अंदर गुस्से से भर जाती है और सोचती है कि वह जरूर उसे फर्स्ट साइट में ही पसंद आ गई होगी। वह कसम खाती है कि इस लाइफ में और अगली लाइफ में भी वह उसी की होगी। तभी जोंग यान स्माइल के साथ जो यूएन के पास आती है और ग्रीट करती है, कहती है कि वह फिर से मिल गए हैं। यह देखकर प्रोटैगनिस्ट काफी एक्साइटेड हो जाता है और सजेस्ट करता है कि उन्हें कॉन्टैक्ट इन्फो एक्सचेंज कर लेनी चाहिए। यह सुनकर दोनों लड़कियां उसकी फॉरवर्डनेस से स्टन्ड रह जाती हैं। सूचिंग उस फोन को देखकर और भी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वह पहले से कहीं ज्यादा केपेबल लग रहा है। प्रोटैगनिस्ट की एक्स वाइफ स्माइल करते हुए कॉन्टैक्ट ऐड करने के लिए अग्री कर जाती है, यह कहते हुए कि आखिर वह क्लासमेट्स ही तो हैं। हालात को देखते हुए हमारा हीरो अपने मन में सोचता है कि असली ट्रबल अब शुरू हो चुकी है और उसे यहां से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। तभी जुंग यन बीच में बोल पड़ती है और सजेस्ट करती है कि अभी कॉन्टैक्ट ऐड न किया जाए और किसी और टाइम पर किया जाए। उसी वक्त एक रूममेट आकर हमारे लड़के को बताता है कि शाम 7 बजे क्लास मीटिंग है। जॉन इस मीटिंग को परफेक्ट एक्सक्यूज बनाता है, अपने दोस्तों को पकड़ता है और वहां से निकल जाता है। मन ही मन खुश होता है कि वह उस ऑकवर्ड सिचुएशन से बच गया। क्लासरूम में स्टूडेंट्स क्लास मीटिंग के लिए गैदर हो चुके होते हैं जिसकी बात उसके फ्रेंड ने की थी। उसी दौरान चंगा और उसका दोस्त क्लास की लड़कियों के बारे में गॉसिप कर रहे होते हैं। उनमें से एक किसी लड़की की तरफ इशारा करके ओपिनियन पूछता है। रेड हेड का दोस्त उस चॉइस का मजाक उड़ाता है और झुंग हियान की तरफ इशारा करता है, लेकिन चंगा उसे रोस्ट कर देता है और कहता है कि उसकी लेग्स तो टूथपिक जैसी है। प्रोटैगनिस्ट का रूममेट उसे चिढ़ाता रहता है और कहता है कि उसका टेस्ट ही खराब है। तभी एक पिंक हेयर वाली लड़की दिखती है जो पूरे रूम का अटेंशन खींच लेती है। रेड हेड का दोस्त खुद को डिफेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन चंगा कह देता है कि वह लड़की बहुत स्किनी है और उसे ढंग का खाना चाहिए। इन सब गॉसिप से दूर हमारा लड़का पूरे बिजनेस मोड में रहता है और अपनी पार्टनर को टेक्स्ट भेजता है उसकी एफिशिएंसी की तारीफ करते हुए। तभी सबका ध्यान रूम के सामने की तरफ जाता है क्योंकि प्रोफेसर मीटिंग के लिए आ जाते हैं। एडवाइजर खुद को यूचिन जिन इंट्रोड्यूस करता है और अनाउंस करता है कि टेम्पररी क्लास प्रेसिडेंट चुना जाएगा। यह सुनकर प्रोटैगनिस्ट सोच में पड़ जाता है और याद करने की कोशिश करता है कि उसकी पास्ट लाइफ में क्लास प्रेसिडेंट कौन था। तभी वही पिंक हेयर वाली लड़की कुयो खुद को प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट करती है और क्लास के सारे लड़के उसकी ब्यूटी पर फिदा हो जाते हैं। गैंग जो नाम का एक लड़का खुद को नॉमिनेट करता है और इसी बहाने यूयू से पूछ लेता है कि क्या उसका बॉयफ्रेंड है। हमारे हीरो के फ्रेंड्स उसे एक कंप्लीट क्लून समझते हैं और तभी एक और स्टूडेंट खड़ा होकर उसके खिलाफ नॉमिनेट कर देता है। तभी अचानक प्रोटैगनिस्ट इलेक्शन को बीच में ही रोक देता है और खुद को कैंपस सिम कार्ड्स का जनरल एजेंट इंट्रोड्यूस करता है। उसकी ऑफर और प्लान की प्राइस सुनकर बाकी स्टूडेंट्स पूरी तरह शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि यह स्कूल के प्लान से काफी सस्ता होता है। प्रोफेसर भी क्लास के बीच में इस मूव से पूरी तरह ब्लाइंड साइडेड रह जाता है। इसी बीच हमारा हीरो प्रोफेसर को भी एक फ्लायर पकड़ा देता है। वह एक्सप्लेन करता है कि यह प्लान रिसर्च के लिए काफी यूजफुल है और प्रोफेसर भी मान लेता है कि यह डील सच में शानदार है। इसके बाद जो यूएन अपना पिच जारी रखता है और बताता है कि 4 लोगों के डॉम में इंटरनेट फी ऑलमोस्ट डर्ट चीप हो जाती है। एडवाइजर काफी इंप्रेस्ड हो जाता है और सोचता है कि अगर यह लड़का प्रेसिडेंट बन गया तो वह 4 साल आराम से रह सकता है। तभी एक स्टूडेंट कमीशन के बारे में पूछता है। प्रोटैगनिस्ट जनरस कमीशन ऑफर करता है लेकिन बदले में वोट मांगता है। यह सुनकर बाकी स्टूडेंट्स एक्साइटेड हो जाते हैं और उसे क्लास प्रेसिडेंट के लिए वोट करने का डिसाइड कर लेते हैं और इसी तरह जॉन टेम्पररी क्लास प्रेसिडेंट बन जाता है और पिंक हेयर वाली गोया उसकी वाइस प्रेसिडेंट बनती है।
गुयोयो उसके पास आती है और कहती है कि वह भी उसका कार्ड खरीदना चाहती है। फिर स्माइल के साथ कहती है कि वह उसके बिजनेस को सपोर्ट करने आई है और पूछती है कि क्या वह उसका वेलकम नहीं करेगा। यह सुनकर प्रोटैगनिस्ट थोड़ा फ्लस्टर्ड हो जाता है और टॉपिक बदलने की कोशिश करता है, यह सोचते हुए कि वह उससे फ्लर्ट कर रही है। तभी एक और लड़की एक्साइटेड होकर आती है और बताती है कि वह 5 और लोगों को लेकर आई है और अपनी कमीशन मांगती है। सिचुएशन को देखते हुए पिंक हेयर वाली लड़की चुपचाप अपनी आईडी टेबल पर रख देती है साइन अप करने के लिए। वह उसके पास झुककर धीरे से कहती है कि उसे इग्नोर करने की प्राइस डेटा प्लान से कहीं ज्यादा होगी। स्लाई स्माइल के साथ गुयो कहती है कि उसने उसे इग्नोर करने की हिम्मत की है और अब उसे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। शावर्स में एक दोस्त पूछता है कि क्या जो यूएन उन क्यूट लड़कियों में से किसी पर मूव नहीं मारेगा जिन्होंने उसका कार्ड लिया है। इस पर प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसे नहीं पता था कि उसका दोस्त इतना बड़ा प्लेयर है। चंगा ब्रैग करता है कि एक रियल आदमी को लेडीज मैन होना चाहिए, तभी उसकी कोई वैल्यू होती है। लेकिन दूसरा दोस्त उसे टीज करता है और याद दिलाता है कि वह थोड़ी देर पहले प्योर रोमांस की बात कर रहा था। रेड हेड खुद को जस्टिफाई करने लगता है। अचानक एक लड़का नोटिस करता है कि किसी शावर से अजीब सी तेज स्मेल आ रही है। वह पता लगाते हैं कि स्मेल कहां से आ रही है और अपने रूममेट की वियर्ड हॉबी का मजाक उड़ाते हैं। तभी हमारा हीरो बीच में आकर बताता है कि यह स्मेल फाटिया फ्लावर्स की है। उसके फ्रेंड्स उसकी नॉलेज से इंप्रेस्ड हो जाते हैं और पूछते हैं कि उसे यह सब कैसे पता है। शावर से बाहर निकलते हुए जॉन अपनी मस्कुलर फिजिक दिखाता है, जिसे देखकर रेड हेयर वाला दोस्त पूरी तरह शॉक हो जाता है। रेड हेड कंप्लेन करता है कि उसका बॉडी तो प्लक्ड चिकन जैसा लग रहा है क्योंकि वह बहुत स्किनी है। प्रोटैगनिस्ट उसे कुछ वर्कआउट टिप्स देता है और कहता है कि वह बाहर जा रहा है और बाकी लोगों को जल्दी करने को बोलता है। डेस्परेट होकर शावर में बचे दोनों दोस्त चिल्लाते हैं कि वह उनका वेट करें। तैयार होने के बाद वह बात करते हैं कि उन्हें कल मिलिट्री ट्रेनिंग यूनिफॉर्म्स लेने हैं। चलते चलते फ्रेंड्स डिसाइड करते हैं कि वह उससे कार्ड्स खरीदेंगे, जबकि जो युआन उन्हें फ्री देने वाला था। यह सुनकर प्रोटैगनिस्ट हैरान हो जाता है क्योंकि अब उसके 4 में से 3 रूममेट्स कार्ड खरीदना चाहते हैं। एक दोस्त ग्रुप बाय सुझाव देता है और फ्रेंड्स एंड फैमिली डिस्काउंट मांगता है 9 रुपए 9 पैसे में अनलिमिटेड डेटा के लिए। चंगस को यह प्राइस रिडिकुलस लगता है, लेकिन दूसरा रूममेट आइडिया को डिफेंड करता है और कहता है कि जॉन उनके लिए डिस्काउंट जरूर निकलवा सकता है। अचानक चिनवन, वही अपरासमैन जो प्लान्स बेच रही थी, सामने आती है और हमारे हीरो को ग्रीट करती है। रूममेट्स के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं, सोचते हैं कि उसने अभी उसे अपरासमैन क्यों कहा। लड़की कंप्लेंट करती है कि उसने उसके टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं दिया, जिस पर प्रोटैगनिस्ट अपोलोजाइज करता है और कहता है कि वह बिजी था। स्माइल के साथ हमारा लड़का उसे कहता है कि अपने बाल सुखा ले वरना बीमार पड़ जाएगी और कल अपना कार्ड ले लेना। अपरासमैन उसकी काइंडनेस से पूरी तरह चार्म हो जाती है। वह थैंक्स कहती है, गुड बाय बोलती है और खुशी खुशी हाथ हिलाते हुए चली जाती है। उसके फ्रेंड्स तुरंत उसे घेर लेते हैं। शॉक्ड होकर पूछते हैं कि उस लड़की के साथ उसका क्या सीन है, लेकिन जो यूएन कूल बना रहता है। प्रोटैगनिस्ट टॉपिक बदलने की कोशिश करता है और सबको जल्दी डॉम वापस चलने को कहता है। रास्ते में कुछ और लड़कियां मिलती हैं जो उसे ग्रीट करती हैं। यह देखकर रूममेट्स एक बार फिर स्टंड रह जाते हैं और आपस में विस्पर करने लगते हैं कि जोय युन शायद कोई छुपा हुआ बिग शॉट है। आखिर में वो डिसाइड करते हैं कि रूम में पहुंचकर उससे प्रॉपर पूछताछ करेंगे। हमारा हीरो अपने दोस्तों की सस्पिशियस नजरें नोटिस करता है। डॉम वापस पहुंचते ही तीनों रूममेट्स उसे घेर लेते हैं और सच उगलने को कहते हैं। प्रेशर में आकर जो यूएन एक कहानी बना देता है कि उसका एक ट्विन ब्रदर है जो इसी यूनिवर्सिटी में अपर आसमैन है, ताकि वह सब कंफ्यूज हो जाए। यह सुनकर उसके दोस्त पूरी तरह स्टंड रह जाते हैं और शक करते हैं कि कहीं वह मजाक तो नहीं कर रहा। थोड़ी देर बाद वह मानने भी लगते हैं और कहते हैं कि अगर ऐसा भाई है तो उसे गर्लफ्रेंड ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसी वक्त हमारे हीरो का फोन रिंग करता है और कॉलर आईडी में ली शीकी का नाम दिखता है। प्रोटैगनिस्ट गहरी सोच में कॉल उठा लेता है, याद करने की कोशिश करता है कि यह कौन है। दूसरी तरफ से लड़की बताती है कि उसने 30 लोगों का सेल्स कोटा पूरा कर लिया है, जिसे सुनकर वह पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। उसके रूममेट्स हैरानी से मुंह खोले देखते रहते हैं। हमारा हीरो लड़की को अच्छे काम के लिए 200 का रिवॉर्ड प्रॉमिस करता है। वह पूछता है कि उसने इतना जल्दी कैसे किया। लड़की बदले में पूछती है कि क्या उसके नए आइडिया पर उसे कंपनी बोनस मिलेगा, जिस पर हमारा लड़का कहता है कि वह उसे पर्सनल थैंक यू के तौर पर खाना खिलाएगा। लेकिन लड़की सबको सरप्राइज करते हुए सीधे पूछती है कि क्या डिनर को कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। यह सुनकर उसके दोस्त हंस हंस कर पागल हो जाते हैं। पहली बार किसी लड़की को देखकर जो हीरो को ही शटअप करा दे, वह उसे मनी ग्रैबर कह देता है। फिर वह नए आइडिया के लिए और 200 ऑफर करता है। लड़की एक्सप्लेन करती है कि वह यूनिवर्सिटी फोरम पर एक क्यूट पिक्चर पोस्ट करेगी। प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि सस्ता बेचने से दूसरे एजेंट्स के साथ प्रॉब्लम हो सकती है और उसे वार्न करना होगा। फिर भी वह प्लान एग्री कर लेता है और अगले दिन 200 रिवॉर्ड देने का प्रॉमिस करता है, जिसे सुनकर लड़की काफी एक्साइटेड हो जाती है। डील सील होने के बाद हमारा हीरो कॉल काट देता है।
उसके दोस्त तुरंत जो यूएन पर प्रेशर डालते हैं और पूछते हैं कि फोन पर लड़की कौन थी। साथ ही उसके बिजनेस कॉपरेशन को लेकर टीजिंग करते हैं। प्रोटैगनिस्ट बोस्ट करता है कि वह दिखने में भी बेटर है और बिजनेस में भी, इसलिए लोग खुद पार्टनरशिप के लिए आते हैं। फिर वह सबको सोने को कहता है क्योंकि काफी लेट हो चुका होता है। एक रूममेट कहता है कि उसे सुबह जल्दी उठा देना ताकि वह सेल्स में हेल्प कर सके। रात में बेड पर हमारा हीरो एक नाइटमेयर देखता है जिसमें उसकी एक्स वाइफ उसे कहती है कि उसे हमेशा उससे प्यार करना चाहिए। मेमोरी आगे बढ़ती है जहां वह डरावने तरीके से उसे धमकाती है कि अगर उसने कभी धोखा दिया तो अंजाम बुरा होगा। उसकी आंखों में पागलपन के साथ सुचिंग कहती है कि अगर उसने बिट्रेयल किया तो वह अगली लाइफ में भी उसका पीछा करेगी। यह सब देखते ही प्रोटैगनिस्ट डर के मारे झटके से उठ जाता है। सांसें तेज चल रही होती हैं। वह रियलाइज करता है कि नेक्स्ट लाइफ सच में रियल है और कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसने कभी अपनी एक्स वाइफ के साथ गलत नहीं किया था। उसे लगता है कि उसकी बिजनेस सक्सेस और एटीट्यूड में चेंज शायद उसे सस्पिशियस बना रहा है। हमारा हीरो डिसाइड करता है कि उसे किसी तरह टेस्ट करना होगा ताकि कंफर्म कर सके कि क्या वह भी रीइंकार्नेटेड है। अगले दिन हमारा हीरो और उसका रूममेट क्लासरूम में मिलिट्री ट्रेनिंग यूनिफॉर्म्स ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। तभी गोयो वहां आती है और उसे ग्रीट करती है। इतनी सुबह उसे देखकर सरप्राइज होती है। जॉन कहता है कि उसका टाइमिंग परफेक्ट है, जिससे पिंक हेयर वाली लड़की थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। फिर वह एक्सप्लेन करता है कि उसके पास टाइम कम है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वह क्लास के बाकी स्टूडेंट्स में यूनिफॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करें। लड़की एग्री कर लेती है लेकिन पेमेंट में एक मील मांगती है। हमारा लड़का प्रॉमिस करता है कि वह पे करेगा। तभी एक और फीमेल स्टूडेंट गुस्से में वहां आते से है और गोयो से पूछती है कि वह उसे बाहर चलने के लिए क्यों पूछ रही है। याओ स्मार्ट स्माइल के साथ कहती है कि वह सिंगल है, इसलिए सबके लिए मौका खुला है। उसकी राइवल फेयर कंपटीशन के लिए अग्री करती है और कहती है कि वह ऐसे अमेजिंग और डेडिकेटेड गाय को छोड़ने वाली नहीं है। दूर से सुचिंग ये सीन देखती है और उसे सब बहुत अजीब लगता है क्योंकि उसकी पास्ट लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तभी जुंगयुन उसका नाम पुकारती है और वह चौंक जाती है। उसकी फ्रेंड मजाक करती है और पूछती है कि क्या वह क्लासरूम में अपने फ्यूचर बॉयफ्रेंड को देखते हुए फ्रीज हो गई थी। जुंगयुन क्यूरियस होती है कि आखिर हमारे प्रोटैगनिस्ट में ऐसा क्या खास है कि क्लास प्रेसिडेंट जैसी लड़की भी अट्रैक्ट हो गई। एक्स वाइफ टीजिंग इग्नोर करती है और कहती है कि उन्हें यूनिफॉर्म्स बांटने पर फोकस करना चाहिए। उसी वक्त चेयरफुल चंगा आता है और जुंगयुन की हेल्प ऑफर करता है। उसे यानियन कहकर बुलाता है। जुंगयुन मौका देखकर जो युन और साच चिंग के रिलेशनशिप के बारे में पूछती है, लेकिन रेडहेड कहता है कि उसे कोई आइडिया नहीं है। जुंगयुन नाराज होकर साच चिंग का बचाव करती है और बताती है कि वह कितनी इनक्रेडिबल है और ऊपर से क्लास प्रेसिडेंट भी चुनी गई है। लेकिन चांगा अपने दोस्त का सपोर्ट करता है और कहता है कि जो युन भी कम अमेजिंग नहीं है, वह क्लास प्रेसिडेंट है और कैंपस सिम कार्ड्स का जनरल एजेंट भी। यह सुनकर लड़की प्लान की लो प्राइस देखकर शॉक्ड हो जाती है। रेड हेड उसे टीज करता है कि उसने पहले कभी पूछा ही नहीं। उसे याद आता है कि एक अपर आसमन कार्ड्स के प्रॉफिट के बारे में ब्रैग कर रही थी और वह रियलाइज करती है कि हमारा हीरो उससे कहीं ज्यादा कमा रहा है। वह पूछती है कि कितने लोग उससे बाय कर रहे हैं। चंगा कहता है कि बहुत सारे और साच चिंग को अब गिव अप कर देना चाहिए। क्यूरियस होकर लड़की हीरो का कॉन्टैक्ट इन्फो मांगती है, लेकिन रेड हेड कहता है कि वह सीधे उससे बाय कर सकती है। जुंगयुन उसे काटते हुए कहती है कि वह मिडिलमैन से क्यों खरीदे जब सोर्स से सस्ता मिल सकता है। इसी दौरान चेन वन हमारे प्रोटैगनिस्ट के पास आती है और पूछती है कि सेल्स कैसे चल रही है क्योंकि 20 लोग ऑलरेडी उससे कांटेक्ट कर चुके हैं। हीरो नर्वस हो जाता है, सोचता है कि कहीं उसने फ्लायर की मिस्टेक नोटिस तो नहीं कर ली। वह पूछता है कि पर पर्सन वह कितना कमा रही है। अपर आसमन प्राउडली बताती है कि 30 पर पर्सन यानी एक दिन में 600। यह सुनकर हमारा लड़का काउंटर ऑफर देता है और कहता है कि अगर वह कॉन्टैक्ट्स उसे पास कर दे तो वह 50 पर पर्सन देगा। तभी यूनिफॉर्म पहनी हुई एक वुमन अपनी टीम के साथ आती है और स्कूल की लोकेशन को लेकर कंप्लेन करती है। हीरो उसे कामली हैंडल करता है और पूछता है कि क्या उसकी स्टाफ आ गई है। वुमन बताती है कि अग्रीड टाइम से अभी 10 मिनट दूर है। प्रोटैगनिस्ट उसे एक आईडी देता है और कहता है कि इसे पहले प्रोसेस कर दे क्योंकि वह किसी के लिए फेवर कर रहा है। एम्प्लॉई फोटो में लड़की की ब्यूटी की तारीफ करती है और स्माइल के साथ साथ पूछती है कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड है। हीरो मजाक में कहता है कि वो बस इंतजार कर रहा है कि वो अपने करंट बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर ले। वुमन उसे चुप रहने को कहती है। चेन वन की कंफ्यूजन देखकर हीरो रियलाइज करता है कि गलती हो गई है और वह खुद को प्रॉपर्ली रीइंट्रोड्यूस करने का डिसाइड करता है। कॉन्फिडेंट पोज में जो यूएन खुद को शानलन यूनिवर्सिटी टाउन का जनरल एजेंट इंट्रोड्यूस करता है। फिर वह अपरमन को उसके साथ काम करने का ऑफर देता है, ज्यादा हाई कमीशन का प्रॉमिस करते हुए। उसी वक्त एक लड़का ढेर सारे दोस्तों के साथ आता है। हीरो पूछता है कि वह इतने लोगों को क्यों ले आया। क्लासमेट अपने दोस्तों को इंट्रोड्यूस करता है और सबको ब्रदर जो को ग्रीट करने को कहता है, जिससे हीरो थोड़ा एम्बैरेस्ड फील करता है।
इसके बाद उसकी बिजनेस पार्टनर आती है और बताती है कि उसने 22 ग्राहक सिक्योर कर लिए हैं। हीरो उसकी अचीवमेंट की तारीफ करता है। लड़का लाइन ऑर्गेनाइज करने लगता है ताकि सर्विस फास्ट हो सके। लड़की प्लान्स एक्सप्लेन करने में भी हेल्प ऑफर करती है और हीरो टीम वर्क देखकर खुश हो जाता है। अचानक एक बुजुर्ग आदमी आता है और क्यूरियस होकर पूछता है कि इतनी लंबी लाइन क्यों लगी है। हीरो एक्सप्लेन करता है कि वह फोन कार्ड्स बेच रहा है और उसे फ्लायर देता है जिसमें प्लान के बेनिफिट्स लिखे होते हैं। वह यह भी सजेस्ट करता है कि एक डोम के लिए एक कार्ड काफी है। आदमी इंटरेस्टेड होता है लेकिन क्राउड देखकर हेजिटेंट लगता है। जॉन पेरेंट्स को रियश्योर करता है कि वह बाद में भी आ सकते हैं और बताता है कि 3 अलग अलग प्लान्स अवेलेबल हैं। हीरो का दोस्त उसकी स्मूथ टॉकिंग से हैरान हो जाता है और कहता है कि वह बिल्कुल सीजन्ड सेल्समैन जैसा लग रहा है। हमारा प्रोटोगनिस्ट मजाक में कहता है कि लाइफ ने उसे ऐसा बनने पर मजबूर किया है क्योंकि उसके पास अपने दोस्त जैसी रिच फैमिली नहीं है। सीरियसली इंप्रेस्ड हो जाती है और हिसाब लगाती है कि नई कमीशन के साथ वह 1500 कमा सकती है। तभी हमारे हीरो की पार्टनर एक बुजुर्ग लेडी को प्लान बेचने की कोशिश करती है लेकिन रिजेक्ट हो जाती है। हमारा लड़का उसे कॉन्सोल करता है और कहता है कि यह टोटली नॉर्मल है। लड़की मान लेती है कि उसे अभी बहुत कुछ सीखना है। जो अपरमैन से पूछता है कि क्या उसने डिसीजन ले लिया है, वह कंफर्म करती है कि वह अपने सारे कॉन्टैक्ट्स को कॉल करने वाली है। टाइम के साथ मिड डे का सन और तेज हो जाता है। सबकी थकान देखकर हमारा हीरो ब्रेक अनाउंस करता है और कहता है कि उसने टीम के लिए स्नैक्स और वाटर खरीदा है। प्रोटैगनिस्ट खुद को टॉप ऑफ द वर्ल्ड फील करता है, फाइनली आती हुई फॉर्चून को सेलिब्रेट करता हुआ। उसी वक्त चांगहाओ, जुंग, हियन और सुचिन के साथ आता है और कमेंट करता है कि उसका दोस्त तो भारी पैसा कमा रहा होगा। हमारा लड़का बात को हल्का लेता है और पूछता है कि वह सब साथ क्यों आए हैं। अंदर ही अंदर वह सोचता है कि उसकी एक्स वाइफ भी क्यों आ गई। तभी जुंगयुन उसे रोककर पूछती है कि उसने अब तक उसका वीचैट फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। यह सुनकर एक्स वाइफ जेलस हो जाती है। जॉन अनजान बनने का ऐड करता है और पूछता है कि उनमें से किसने उसे ऐड किया था। बोलता है कि वह इतना बिजी था कि नोटिस ही नहीं कर पाया। यह देखकर एक्स वाइफ को लगता है कि कुछ तो गलत है क्योंकि स्क्रिप्ट उसकी पर्सनल लाइफ से अलग चल रही है। तभी जोंगयुन उसका फोन छीन लेती है और पूछती है कि क्या यह आईफोन 5S है और कितना का पड़ा। हीरो फोन वापस लेने की कोशिश करता है लेकिन लड़की मजाक में पूछती है कि क्या कंपनी अब आईफोन भी बांटने लगी है। इसके बाद एक्स वाइफ उसे कन्फ्रंट करती है और पूछती है कि वह एजेंट कैसे बन गया क्योंकि ये पास्ट से अलग है। हमारा लड़का उल्टा उससे सवाल करता है कि वह एजेंट क्यों नहीं बन सकता और वह उसे इतनी क्लोजली क्यों देख रही है। लड़की अनॉयड हो जाती है लेकिन उसके जवाब पर ब्लश भी करती है और पूछती है कि क्या वह इस वर्ल्ड का ही है। जोंगयुन जोर से हंस पड़ती है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसकी एक्स वाइफ का बिहेवियर सच में बहुत स्ट्रेंज हो गया है। जो यूएन रियलाइज करता है कि वह पूरी सिचुएशन को लेकर सस्पिशियस हो चुकी है। एक और लड़की आकर हीरो को ग्रीट करती है और उसे सीनियर जो कहती है। वह लड़की और उसकी मां को डिसीव करने के लिए अपोलोजाइज करता है लेकिन जुंग हियन कहती है कि वह ऑनेस्ट नहीं था। प्रोटैगनिस्ट झुककर फॉरगिवनेस मांगता है और कहता है कि बिजनेस के लिए यह जरूरी था। जुंगयुन डिमांड करती है कि वह लड़की को मील ट्रीट दे। हीरो एग्री करता है और कहता है कि काम खत्म होने के बाद पे करेगा। अचानक पहले वाली लाइन का एक लड़का आता है और प्रोटैगनिस्ट को ग्रीट करता है। जॉन उसे अपना बेस्ट फ्रेंड लूसियो इंट्रोड्यूस करता है। लड़का इस कॉम्प्लीमेंट से बहुत खुश हो जाता है। चांगहाओ पूछता है कि लूसियो हमारे बॉय को कैसे जानता है। वह बताता है कि वह नेबरिंग यूनिवर्सिटी का क्लासमेट है। लूसियो हीरो के बिजनेस पार्टनर को इंट्रोड्यूस करता है। मफार को देखते ही सोचिंग शॉक में आ जाती है क्योंकि यह लड़की उसकी पास्ट लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। अचानक एक मोटरसाइकिल तेज स्पीड से उनकी तरफ आती है और फिर स्क्रीचिंग हॉल्ट पर रुकती है। पूरा सीन हंगामा बन जाता है। तभी 3 लड़कियां आती हैं और उनकी लीडर पूछती है कि क्या वही लोग यहाँ कार्ड्स बेच रहे हैं, उसरे हैं। प्रोटैगनिस्ट का पूरा ग्रुप चुपचाप सिचुएशन देखता रहता है। लेकिन अपने कार्ड्स 145 में ऑफर करती है और कहती है कि बल्क में 140 कर देगी। हीरो टेंस हो जाता है, सोचता है कि यह ट्रबल क्रिएट करने आई है और वंडर करता है कि उसकी पार्टनर हैंडल कर पाएगी या नहीं। उसके दोस्त फुसफुसाने लगते हैं कि शायद लड़कियां फाइट करने आई हैं। रेड हेड गुस्से में आकर लेकी के फ्लायर्स जमीन पर फेंक देता है और उस पर अपने भाई का बिजनेस चुराने का आरोप लगाता है। हीरो की पार्टनर निकलने की कोशिश करती है, यह कहते हुए कि वह बिजी है और सोचती है कि उसे इस कंपटीशन की उम्मीद नहीं थी। लेकिन बुरी उसे जाने नहीं देती और उसकी बांह जोर से पकड़ लेती है। शे की लड़की को छोड़ने को कहती है और बोलती है कि मार्केट ऐसे ही चलता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। रेड हेड को यह जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आता और वह प्रोटैगनिस्ट की पार्टनर को जोर से धक्का दे देता है। हमारा हीरो अपनी पार्टनर को गिरने से पहले पकड़ लेता है और पूछता है कि वह ठीक है या नहीं। फिर जो यूएन आगे बढ़ता है और कहता है कि वही इंचार्ज है। वह रेड हेड को कन्फ्रंट करता है। जोंगहियन सोचती है कि हमारा बॉय बहुत हॉट लग रहा है। सोचिन कहती है कि वह बस हीरो बनने का नाटक कर रहा है। तभी और मोटरसाइकिल्स वहां आ जाती हैं और इंजन्स रेव करके सबको डराने लगती हैं। रेड हेड का भाई आखिरकार आता है और उन्हें न्यूबीज कहकर नीचा दिखाता है।
लड़की एक्साइटेड होकर अपने भाई को प्रॉब्लम हैंडल करने के लिए बुलाती है। लड़का पूछता है कि क्या वही जो है। हीरो कंफर्म करता है। वो खुद को एरिया का ऑफिशियल एजेंट बताता है और कंप्लेंट करता है कि हमारा बॉय लो प्राइसेस से उसकी टेरिटरी इन्वेड कर रहा है। प्रोटैगनिस्ट कॉन्ट्रैक्ट दिखाने को कहता है और उसे कॉल आउट करता है। बोलता है कि उसकी बहन ने ही लड़ाई शुरू की थी। उसके दोस्त हीरो का सपोर्ट करते हैं। लेकी को उसके एक्शन से प्रोटेक्शन फील होती है। राइवल सजेस्ट करता है कि बात से काम नहीं बन रहा तो ओल्ड फैशन तरीके से सेटल करते हैं। हीरो उससे सवाल करता है। गैंग लीडर प्रोटैगनिस्ट की हिम्मत से इंप्रेस्ड लगता है, लेकिन हीरो सोचता है कि वो सिर्फ ब्लफ कर रहा है और बिजनेस की समझ नहीं रखता। राइवल उसे 8 बजे बारबेक्यू स्टैंड पर मीटिंग की चैलेंज देता है। जोआन अपनी पार्टनर को काम करता है और कहता है कि टेरिटरी जैसी कोई चीज नहीं होती। वो उसे कस्टमर्स की हेल्प करने भेज देता है। जुंगियन हीरो के हीरोइक एटीट्यूड की तारीफ करती है और सू चींग को वार्न करती है कि उसे जीतना आसान नहीं होगा। यह सुनकर वाइफ नोटिस करती है कि उसका प्रोटेक्टिव नेचर फ्यूचर वाले सेल्फ जैसा ही है और वो और ज्यादा सस्पिशियस हो जाती है। चांग हाओ जुंगियन को एडवाइस देता है कि हीरो की मेसी लव लाइफ से दूर रहे। सूचिंग हीरो से कन्फ्रंट करती है और पूछती है कि क्या लीकी वही लड़की है जिसे वो पसंद करता है। हीरो ठंडे टोन में जवाब देता है कि यह उसका बिजनेस नहीं है। जुंगियन एक्स वाइफ को चीयर अप करने की कोशिश करती है और कहती है कि रिलैक्स करें और चांगहाओ को मेंबरशिप कार्ड लेना चाहिए। रेड हेड तुरंत एग्री करता है और हीरो से सबको प्लान में साइन अप कराने को कहता है। प्रोटैगनिस्ट दोस्तों से कहता है कि वो आगे निकल जाएं क्योंकि वो बिजी है। वो शिकी से उनके कार्ड्स हैंडल करने को कहता है। गुस्से भरी नजरों के साथ एक्स वाइफ सोचती है कि उसे अपना नेक्स्ट मूव बहुत केयरफुली प्लान करना होगा। सीन ऑब्जर्व करते हुए शेन यू रियलाइज करता है कि सुकिंग को अपर क्लासमैन पसंद है, लेकिन वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं लगता। हीरो अपने दोस्त लू शो से पूछता है कि वो शोडाउन के लिए कितने लोग इकट्ठा कर सकता है। लू शो 3000 जो यूएन को देता है और कहता है कि उसके डैड ने बिल कवर करने के लिए दिए हैं। वो कहता है कि यूथ लड़ने के लिए होती है और जब दोस्त के पास कैश कम है तो उसका पैसा भी झुका है। हीरो पैसे लेने से मना करता है और कहता है कि उसकी कमीशन काफी है। वो अपने दोस्त से कहता है कि जितना को बुला सकता है बुला ले। लू शो कहता है कि आज से वो भाई है और हमेशा उसका साथ देगा। प्रोटैगनिस्ट थोड़ा एम्बैरेस्ड फील करता है और उसे ज्यादा इमोशनल ना होने को कहता है। एक्साइटेड होकर उसका दोस्त बोलता है कि वो स्कूल वापस जाकर बैकअप लाने वाला है। इसके बाद प्रोटैगनिस्ट ली शिकी को सेफली यूनिवर्सिटी तक छोड़ने का ऑफर करता है। वो पूछता है कि क्या उसने पैसे गिन लिए। लड़की कंफर्म करती है कि अमाउंट 1300 सही है। जो यूएन जो हुआ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और इंसिस्ट करता है कि पेमेंट मनी वही रखे। आंखों में आंसू लिए ली शिकी सोचती है कि मील तो बहुत महंगा पड़ा और एक्चुअली उसे ही पे करना चाहिए था। हीरो उसके करीब आकर मजाक करता है कि उसे नहीं पता था कि क्लास प्रेसिडेंट इतनी जल्दी रोने लगती है। एम्बैरेस्ड होकर लड़की उसे मील या मूवी ट्रीट देने का ऑफर करती है। वो और ज्यादा फ्लस्टर्ड हो जाती है और ठीक से एक्सप्लेन भी नहीं कर पाती। हीरो चेहरे पर स्माइल के साथ उसकी प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है। हमारा हीरो खाना मना कर देता है और सजेस्ट करता है कि फेस्टिवल में मूवी देख लेते हैं, हाई एम्प्लॉय बोनस की तरह। लड़की पूरी तरह ब्लश हो जाती है और बहुत खुश होकर अग्री करती है कि यह डेट है। फिर वो गुड बाय कहकर अपने डॉम चली जाती है और उसे रास्ते में केयरफुल रहने को कहती है। अकेला होकर लड़का सोचता है कि ली शिकी अच्छी लड़की है लेकिन उसके लिए नहीं है और उसे यह क्लियर करना होगा। डेजिग्नेटेड स्पॉट पर पहुंचकर हीरो बैठता है और वेट्रेस उसे बियर और पीनट्स दे जाती है। तभी उसका राइवल गुस्से में आता है। बिजनेस चोरी करने का इल्जाम लगाता है और 20,000 मांगता है, लेकिन जो बस इतना कहता है कि बॉटल को मत छूना। बुली पूछता है कि क्या वो टफ बनने की एक्टिंग कर रहा है, लेकिन कोल्ड नजरों से हीरो दिखा देता है कि उसे कोई डर नहीं है। बिना सोचे जोन खड़ा होता है और बॉटल सीधा उस गुंडे के सिर पर तोड़ देता है। बुली के दोस्त शॉक में रह जाते हैं। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसने अच्छे से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वो आदमी शेमलेस जर्क था। तभी लूशो भारी क्राउड के साथ आता है और चिल्लाता है कि जो भाई को छूने की हिम्मत किसकी है। राइवल गैंग इतने सारे अनएक्सपेक्टेड लोगों को देखकर पैनिक में आ जाती है। हीरो का दोस्त बस्ट करता है कि लड़ाई के मामले में उसे कभी डर नहीं लगा। राइवल लीडर लोगों की संख्या देखकर डर जाता है और सोचता है कि एक स्टूडेंट मॉब से कैसे जुड़ गया। आखिरकार वो झुककर माफी मांगता है और जो कहता है कि उसे उसका पहले वाला वाइल्ड एटीट्यूड ज्यादा पसंद था। आदमी बॉटल उठाता है और पूरी की पूरी पी जाता है। बोलता है कि सब उसकी गलती थी। हीरो पूछता है कि एक बॉटल काफी है क्या, और उसे याद दिलाता है कि उन्होंने फिस्ट से मैटर सेटल करने की बात की थी। मजबूरी में बुली 2 बॉटल्स पकड़कर दोनों एक साथ पीने लगता है। जोन कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड भी लोकल रूल्स न जानने की वजह से गलत थी। राइवल अग्री करता है कि उसकी लड़की आउट ऑफ लाइन थी और अब इस बात को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। हीरो ऑफर करता है कि जो लोग उसकी पार्टनर के साथ साइन अप हुए थे उनका पैसा कॉम्पेंसेट कर देगा। आदमी मना कर देता है और कहता है कि वो ग्रेजुएट होने वाला है और वो लड़की बिना किसी प्रॉब्लम के काम कंटिन्यू कर सकती है। गैंग लीडर कंफर्म करता है कि मामला सेटल हो गया है और थैंक्स से कहता है। लू शो के लाए हुए स्टूडेंट्स इंप्रेस्ड हो जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि अब से जो को फॉलो करेंगे।
हीरो सबको थैंक यू कहता है और सेलिब्रेशन के लिए बारबेक्यू और बियर अपने टैब पर ऑफर करता है। प्रोटैगनिस्ट अपने दोस्त से पूछता है कि उसने लड़ाई के लिए इतने लोग कैसे इकट्ठा कर लिए। दोनों एग्री करते हैं कि इतना बड़ा शो ऑफ फोर्स देखना इनक्रेडिबल था। थोड़ी ही देर में फाइट की पोस्ट स्कूल फोरम पर वायरल हो जाती है और जो को नया बिग बॉस कहा जाने लगता है। कमेंट्स में सब शॉक्ड और क्यूरियस होते हैं, कुछ तो उसका कॉन्टैक्ट इन्फो भी मांगते हैं। प्रोटैगनिस्ट के दोस्त उससे पोस्ट के बारे में पूछते हैं और वो सब डिनाई कर देता है, कहता है कि वो इसे हटवा देगा। अनॉयड होकर जो यूएन सोचता है कि ये उसकी रेपुटेशन खराब कर देगा और फोरम एडमिनिस्ट्रेटर को कॉल करता है। वो पोस्ट डिलीट करने को कहता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर बिना ये जाने कि वो कौन है मना कर देता है। हीरो अपना इंट्रोडक्शन देता है और एडमिनिस्ट्रेटर डर के मारे कांपने लगता है और तुरंत पोस्ट डिलीट करने को एग्री कर जाता है। कुछ ही सेकंड्स में फाइट वाली पोस्ट यूनिवर्सिटी फोरम से गायब हो जाती है। रेड हेड फ्रेंड हैरान हो जाता है कि पोस्ट गायब हो गई और प्रोटैगनिस्ट राहत की सांस लेता है। अचानक हीरो का फोन रिंग करने लगता है और स्क्रीन पर सूचिंग का नाम आता है। जो सोचता है कि वह इतनी रात को क्यों कॉल कर रही है और चांग हे गेस करता है कि बात फोरम पोस्ट की होगी। हीरो अपने दोस्त से पूछता है कि क्या वह पागल हो गया था जो उसने सब कुछ बता दिया। चांग ही खुद को डिफेंड करता है और कहता है कि जुंग यिन उसकी फ्रेंड है और वह उसे सब बताता है। उधर गर्ल्स डॉम में सूचिंग बैठी फोन स्क्रॉल कर रही होती है। उसकी फ्रेंड उसके पैरों की फोटो खींच लेती है कॉलेज फोरम पर पोस्ट करने के लिए। एक्स वाइफ को रियलाइज होते ही शॉक लगता है कि उसकी रूममेट उसकी फोटो ले रही है। वह जुंग यिन का फोन छीनकर फोटो डिलीट करने की कोशिश करती है, लेकिन फ्रेंड उसे ऐसा करने नहीं देती। जुंग यिन मजाक में शेन यू से हेल्प मांगती है और कहती है कि सूचिंग उसे मारने आ रही है। शेन यू दोनों को अलग कर देती है। जुंग यिन टॉपिक बदलकर जो यू इन के बारे में पूछती है। वह शेन यू से पूछती है कि क्या उसे उस लड़के के बारे में कुछ पता चला। जुंग यिन बताती है कि हीरो ने फ्रेशमैन शेन यू को ट्रिक करके अपना काम निकलवाया। फिर वह जो यू इन की एक्टिंग करती है तीसरी साल की छात्र बनकर। शेन यू समझाती है कि उसने अपर असमन स्टेटस का यूज करके एजेंसी डील कैसे ली। जुंग यिन कमेंट करती है कि जो अपनी एज का नहीं बल्कि ओल्ड फॉक्स लगता है। एक्स वाइफ सोच में डूब जाती है और सस्पेक्ट करने लगती है कि कहीं जॉन भी उसकी तरह रिबॉर्न तो नहीं हुआ। यह सोचकर वह डिसाइड करती है कि उसे प्रोटैगनिस्ट से कन्फ्रंट करना होगा। अचानक शेन यू चिल्लाकर सबको फोरम की नई पोस्ट दिखाती है जिसमें फाइट और सोसाइटी के नए बॉस की खबर होती है। फ्रेंड्स शॉक में आ जाते हैं कि जो यू यिन लेजेंडरी शुआई सोसाइटी का लीडर है। जुंग यिन को यकीन नहीं होता, लेकिन मानती है कि फाइट वाली फोटो में वह इंटिमिडेटिंग लग रहा है। एक्स वाइफ मानने से मना कर देती है कि जो गैंगस्टर हो सकता है, क्योंकि उसके हिसाब से वह सिर्फ नॉर्मल स्टूडेंट था। जुंग यिन रियलाइज करती है कि उसकी फ्रेंड पहले से जानती थी कि जो बड़ा आदमी है, इसी वजह से उसे इतना पसंद करती थी। सूचिंग कंफ्यूज हो जाती है और सोचती है कि सब कुछ कहाँ गलत हो गया और क्या ये वर्ल्ड उसकी पास्ट वाली वर्ल्ड जैसा नहीं है। फ्रेंड्स उसकी स्ट्रेंज रिएक्शन देखकर वरीड हो जाते हैं। जुंग यू यिन और शेन यू एक्स वाइफ की हालत देखकर घबरा जाते हैं। उसका चेहरा पीला है और हाथ बिल्कुल ठंडे हैं। यंग वुमन डिसाइड करती है कि उसे सच जानने के लिए प्रोटैगनिस्ट से कन्फ्रंट करना ही होगा। वह फोन उठाती है और जो यू यिन को कॉल करती है। उम्मीद करती है कि वह कॉल उठा ले। प्रोटैगनिस्ट कॉल रिसीव करता है और एक्स वाइफ पूछती है कि क्या वह सच में जॉन है। वह कहता है कि वह बिजी है क्योंकि वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मूवी देखने जा रहा है और सीधा कॉल कट कर देता है। एक्स वाइफ शॉक में आ जाती है कि उसकी गर्लफ्रेंड है और कंक्लूड करती है कि वह आदमी वह नहीं है जिसे वह जानती थी। फ्रेंड्स सूचिंग की हालत देखकर डर जाते हैं और पूछते हैं कि जो यू इन ने क्या कहा। एक्स वाइफ फूट फूट कर रोने लगती है और फ्रेंड की बाहों में गिर जाती है। कहती है कि यह वह जो नहीं है जिसे वह जानती थी। रोते हुए वह सोचती है कि अगर जिसे उसने प्यार किया वह चला गया तो उसके एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है। फ्रेंड्स उसे कंसोल करते हैं और कहते हैं कि स्कूल में और भी हैंडसम लड़के हैं। टोटली डेवास्टेटेड होकर एक्स वाइफ कहती है कि यह सब उसकी गलती है और शायद वह कभी शादी भी नहीं कर पाएगी। जुंग यिन शॉक हो जाती है। एक्स वाइफ कहती है कि जब वह किसी को सच में पसंद करेगी तब समझेगी। अचानक फ्रेंड का फोन वाइब्रेट करता है और वह आई हुई मैसेज देखकर हैरान हो जाती। वह फोन एक्स वाइफ को दिखाकर पूछती है कि अगर जो की गर्लफ्रेंड न हो तो वह क्या करेगी। स्क्रीन पर चांग ही के साथ चैट दिखती है जिसमें वह हीरो की गर्लफ्रेंड वाली रूमर को गलत साबित करता है। फ्रेंड एक्सप्लेन करती है कि लड़की फाइनेंशियल ट्रबल में थी और जो ने उसकी मदद के लिए 4000 खर्च किए थे। शनयू पूछती है कि क्या यह सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी। एक्स वाइफ फिर भी सोचती है कि वह आदमी बहुत बदल गया है। इस पर जुंग यिन अनकॉन्शियस हो जाती है और ऑफर करती है कि वह खुद प्रोटैगनिस्ट से कन्फ्रंट करेगी। वह चांग हे को मैसेज भेजती है, मीटिंग सेट करती है और हीरो की प्रेजेंस डिमांड करती है। रेड हेड मैसेज पढ़कर पूरी तरह शॉक में आ जाता है। म्यूजिक के बीच वह भागता हुआ हीरो के पास पहुंचता है और हेल्प मांगता है, लेकिन जो साफ मना कर देता है और कहता है कि वह नहीं जा रहा और उसे जाकर रोने को कह देता है। रेड हेड उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट जाने से मना कर देता है। बोलता है वह एंटी सोशल है, पीरियड। इस पर प्रोटैगनिस्ट का दोस्त इंसिस्ट करता है, कहता है बस एक मील है और डॉम की फर्स्ट ग्रुप एक्टिविटी है। फिर रेड हेड बाकी रूममेट से भी हेल्प मांगता है हीरो को कन्विंस करने के लिए। बाकी लड़के एग्री कर लेते हैं और कहते हैं
सब साथ जाएंगे तो कूल रहेगा। हीरो आखिर में मान जाता है, लेकिन एक कंडीशन पर चांग हे उसका बिल पे करेगा। रेडहेड म्यूजिक के साथ तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि जुंग यिन यिन को इम्प्रेस करने के लिए वह कुछ भी कर सकता है। दूसरा दोस्त कंप्लेन करता है कि सिर्फ जो योंग का बिल पे करना गलत है। रूममेट अपने दोस्त की चीपनेस से नाराज हो जाता है और मीटअप पर न जाने की धमकी देता है। तभी प्रोटैगनिस्ट का फोन रिंग करता है। कॉल लुको का होता है। हीरो कॉल उठाकर पूछता है क्या काम है। लू एक्साइटेड होकर बताता है कि उनकी सोसाइटी फेमस हो गई है और अब वह ऑफिशियल ग्रैंड प्रोटेक्टर है। प्रोटैगनिस्ट इस नॉनसेंस से इरिटेट हो जाता है और असली बात पूछता है। लू को स्कूल के एक्सटर्नल रिलेशंस डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम बताता है। वह एक्सप्लेन करता है कि डिपार्टमेंट हेड स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम जॉब्स में एक्सप्लॉइट कर रहा है। फ्रेंड प्रोटैगनिस्ट से हेल्प मांगता है और जो को पास्ट लाइफ की बात याद आती है। पहले अपर क्लासमेन फ्रेशमैन को एक्सप्लॉइट करते थे और वह कुछ नहीं कर पाता था, लेकिन अब न्यू लाइफ में उसके पास पावर है। वह कहता है कि बाकी स्टूडेंट्स लूको की सुनते हैं तो वह खुद हैंडल क्यों नहीं करता। हीरो एक्सप्लेन करता है कि वेडिंग इवेंट्स में वर्क की डिमांड ज्यादा है और कॉन्टैक्ट्स मिल सकते हैं। लू इस ब्रिलियंट आइडिया से शॉक्ड हो जाता है और सोचता है उसे पहले क्यों नहीं सोचा। जो आगे प्लान बताता है, कहता है कनेक्शंस और फेम यूज करके जॉब के लिए म्यूचुअल एड ग्रुप बनाओ, फिर कंपनीज के पास सीधे जाओ और रिलायबल वर्कफोर्स ऑफर करो बिना मिडलमैन फी के। हीरो कंडीशन रखता है कि कोई कमीशन चार्ज नहीं होगा। लू को अग्री कर लेता है, बोलता है वो भाई है। जो न सोचता है कि मेंबरशिप कार्ड्स तो बस शुरुआत थे और शुआई सोसाइटी इतनी बुरी भी नहीं है। मेन कैरेक्टर बेड पर होता है जब चांग टॉप बंक से एक्साइटेड होकर बूट कैंप के एंड की बातें करता है। सी फूड बफे और कारक बार जाने के प्लान्स बनाता है। हीरो सोचता है उसका रूममेट होपलेस रोमांटिक। आंखें बंद करके वह बोलता है कि सपने देखना बंद करो और सो जाओ, क्योंकि बूट कैंप ट्रेनिंग सुबह सबसे पहले शुरू होगी। रेड हेड रेलिंग पर झुककर पूछता है क्या टाइम हुआ है। कहता है हीरो बहुत जल्दी सो रहा है और उसे बातें करनी है, लेकिन हीरो ऑलरेडी सो चुका होता है और रेड हेड फ्रस्ट्रेशन में उसे देखता रह जाता है। नींद में भी हीरो को नाइटमेयर आता है। उसके दिमाग में हार्श ट्रेनिंग की इमेजेस होती हैं। वह सोचता है शायद रीबॉर्न ही नहीं होना चाहिए था अगर सब फिर से झेलना था। चांगे सपना देख रहा होता है कि वह करप्ट पावर में स्टार है और लड़कियां चीयर कर रही हैं। वह सोचता है यही आइडियल कॉलेज लाइफ है और वह हीरो से ज्यादा कूल है। अचानक रेड हेड डरकर जाग जाता है और चिल्लाता है। उसे लगता है अर्थक्वेक आ गया है। असल में शेक का रीजन एक रूममेट की चेनसॉ जैसी स्नोरिंग होती है। रेड हेड गुस्से से स्नोरिंग रूममेट को खूंटा है और सोचता है यह साउंड ह्यूमन भी नहीं लगती और इतनी लाउड कैसे हो सकती है। स्कूल पीए सिस्टम अनाउंस करता है कि सारे फ्रेशमैन मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनकर फील्ड में असेंबल हों। एक रूममेट उठकर पूछता है स्नोरर क्या कर रहा है। वो पूछता है क्या उसे नींद नहीं आई। चंगा गुस्से में बोलता है कि अगर ये आवाज न होती तो उसकी हालत इतनी खराब ना होती। हीरो पहले से यूनिफॉर्म में रेडी होता है और सीरियस होकर बोलता है कि अगर टाइम पास करते रहे तो लेट हो जाएंगे, जो पैनिक में बंक बेड से उतरने लगता है। म्यूजिक के बीच चिल्लाता है वेट करने को। दिन सनी होता है और कैंपस के पेड़ों से ब्राइट सनलाइट छनकर आती है। यूनिफॉर्म पहने फ्रेशमैन आखिरकार फील्ड में फॉर्मेशन में खड़े होते हैं। चंगा वो स्प्रिंट करते हुए ट्रेनिंग फील्ड पर पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रिल इंस्ट्रक्टर उसे रोककर तुरंत हॉल चिल्लाता है। चंगा सिर खुजलाकर ऑकवर्ड ग्रीटिंग देता है और फोर्स्ड लाफ करता है। इंस्ट्रक्टर पूछता है असेंबल कॉल के वक्त वह कहाँ था। रेड हेड जवाब देता है कि वह रास्ते में था। हीरो बाकी स्टूडेंट्स के साथ लाइन में खड़ा होता है और सोचता है उसका रूममेट अभी ट्रबल ना करे। उसके हाथ में अब भी डॉक्टर का नोट होता है। एंग्री इंस्ट्रक्टर बच्चे को जोर से बोलने को कहता है और शाउट में जवाब देने को कहता है। रिपोर्टिंग सर। रेड हेड चिल्लाता है कि उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया क्योंकि असेंबली 6:30 पर थी। इंस्ट्रक्टर उसे चुप रहने को कहता है और तुरंत लाइन में लगने को बोलता है। रेड हेड अटेंशन अप में आकर वेस्ट सर बोलता है। चांग हाओ हीरो उसे बड़बड़ाता है कि इंस्ट्रक्टर उसे ही क्यों टारगेट कर रहा है। हीरो चुप रहता है। इंस्ट्रक्टर शायद सुन लेता है और ज्यादा गुस्से से किड की तरफ देखता है। इंस्ट्रक्टर रूममेट को लाइन से बाहर निकालता है और 30 मिनट स्क्वाट्स की पनिशमेंट देता है। डरा हुआ रेड हेड 20 मिनट करने की भीख मांगता है। वह पीस साइन दिखाकर पर्सुएड करने की कोशिश करता है। इंस्ट्रक्टर चिल्लाकर कहता है स्क्वाट्स फॉर्मेशन से दूर करो। चंगा भागते हुए बोलता है कि इंस्ट्रक्टर को मैसेज मिल गया। दो लड़कियां यूनिफॉर्म में होती हैं। एक दूसरी से पूछती है क्या उसे चांगा के पनिश होने पर बुरा नहीं लग रहा। दूसरी अनॉयड होकर उसे हग करती है और बोलती है यही चांगा है। इंस्ट्रक्टर वार्न करता है ट्रेनिंग के दौरान ट्रबल न करने को। कहता है वह प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा। जो भी अनवेल हो पहले बता दे। अपॉर्चुनिटी पकड़कर हीरो चिल्लाता है। रिपोर्टिंग सर बोलता है वह अनवेल है और मेडिकल लीव चाहिए। डॉक्टर का नोट दिखाता है। एंग्री इंस्ट्रक्टर उसे ब्रैड बोलता है और इन्फर्मरी जाने को कहता है। हीरो के लिए यह परफेक्ट रहता है।
रेड हेड चंगा ये देखकर सोचता है, क्या ये सच में काम करता है? उसे लगता है प्रोटैगनिस्ट अपग्रेडेड वर्जन है। हीरो मन में सोचता है यह सब प्लान का हिस्सा था। फॉर्मेशन में 3 लड़कियां हीरो को इन्फर्मरी जाते देखती हैं और वंडर करती हैं क्या हुआ और क्या वह सिक है। एक बोलती है वह ट्रेनिंग शुरू होने से पहले ही क्विट कर गया, काफी सॉफ्ट है। दोपहर 3 बजे सन ट्रेनिंग फील्ड पर तेज चमक रहा होता है। एक लड़की हाँफ रही होती है, एग्जॉस्टेड लगती है और सिक फील कर रही होती है। वह सोचती है ट्रेनिंग सच में एग्जॉस्टिंग है और मेन कैरेक्टर बहुत क्लेवर था जो बच गया। वह चिल्लाती है, रिपोर्टिंग इंस्ट्रक्टर। बोलती है पेट में दर्द है और आगे नहीं चल सकती। पास खड़ा एक मेल स्टूडेंट धीरे से बोलता है, शायद उसके पीरियड्स हैं। इंस्ट्रक्टर उसे इन्फर्मरी जाकर रेस्ट करने को कहता है। ग्रेटफुल लड़की खुश होकर इन्फर्मरी चली जाती है। चंगा अब भी स्क्वाट्स करते हुए एनवी से उसे देखता है। रेड हेड भी चिल्लाता है। रिपोर्टिंग म्यूजिक के बीच बोलता है, उसे भी पेट में दर्द है और रेस्टरूम जाना है। इंस्ट्रक्टर गुस्से में चिल्लाता है कि चाहे पैंट्स में ही मेस कर दे, वह वहीं स्क्वाट्स करता रहेगा। पूरी क्लास हंस पड़ती है। शाम के 5 बजते हैं और सीन इन्फर्मरी में शिफ्ट होता है। हीरो डोर खोलता है और सोचता है कि सब एजेंट्स को कमीशन देने के बाद भी 10,000 युआन से ज्यादा उसकी पॉकेट में आए हैं। डोर खुलते ही वह ब्लॉन्ड लड़की दिखती है जो पहले इन्फर्मरी आई थी, आराम से बैठी हुई। हीरो सरप्राइज होकर पूछता है, क्या वह जुंगियन है? जुंगियन पूछती है, वह यहां क्या कर रहा है और क्या ब्रेक पर है? हीरो उल्टा पूछता है, क्या उसकी तबीयत अब ठीक है और क्या वह थोड़ी वॉक के लिए रेडी है? प्रोटैगनिस्ट उसे बताता है कि आज की ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है और अब उसे स्क्वाड में वापस जाना है। जीन मुंह बनाती है और सोचती है कि हीरो सच में एक स्लाई फॉक्स है। फील्ड पर इंस्ट्रक्टर रेडहेड का नाम पूछता है और उसे डांटते हुए कहता है कि उसे पता है वह गलत था। सुपीरियर स्टूडेंट का नाम जानने पर अड़ा रहता है। आई सैल्यूट करके जोर से बोलता है, रिपोर्टिंग सर, मेरा नाम चंगा है। इंस्ट्रक्टर मुस्कुराता है और बताता है कि ट्रेनिंग के दौरान वह कंपनी 4 प्लेटून 2 का प्लेटून लीडर रहेगा। रेड हेड यह सुनकर पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है। सन होराइजन पर सेट हो रहा होता है और बूट कैंप का एक और दिन खत्म हो जाता है। सीन मेंस डॉम में शिफ्ट होता है। बेड पर लेटा चंगू किसी को कॉल करके एक्साइटेडली बताता है कि उसे प्लेटून लीडर बना दिया गया है। रूम में हीरो सोचता है कि आज लुकू से बात करके उसे रियलाइज हुआ कि डेटा प्लान वाला बिजनेस अब सैचुरेट हो रहा है। वह अंदाजा लगाता है कि ज्यादा से ज्यादा अब 1,000 और लोग ही साइन अप करेंगे। उसमें से सब एजेंट्स का कमीशन घटाने के बाद मुश्किल से 50,000 युआन ही बचेंगे। फिर वह सोचता है कि कैंपस डेटा प्लान कार्ड्स के अलावा और कौन से तरीके हैं पैसा कमाने के। अचानक फोन बज करता है। मैसेज सुकिंग का होता है, उसकी एक्स वाइफ का। हीरो रिप्लाई करता है और वह पूछती है कि वह ट्रेनिंग में क्यों नहीं था। म्यूजिक के बीच हीरो बोलता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। सुकिंग कहती है उसने सुना है कि वह इन्फर्मरी में भी नहीं था। हीरो रिप्लाई करता है कि वह अपनी वेयरअबाउट्स रिपोर्ट करने के लिए ऑब्लिगेटेड नहीं है। सुकिंग कहती है उसका वह मतलब नहीं था, वह बस वरीड थी। हीरो आयरनी के साथ उसे थैंक्स बोलता है। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि ऐसे मोमेंट्स में उसे सुकिंग जैसी प्रैक्टिकल स्किल्स वाली लड़कियों से एनवी होती है। अगर रीबॉर्न सुकिंग यहां होती तो वह 50,000 में डिजाइन ड्राफ्ट बेच रही होती और शायद 10 तक सेल भी कर देती। हीरो को आइडिया आता है और उसे याद आता है कि पास्ट लाइफ में उसने नॉवेल्स लिखकर अच्छा पैसा कमाया था। वह कंप्यूटर के सामने बैठा है और कंक्लूड करता है कि यह ईरा परफेक्ट है क्योंकि अर्बन जॉनर अभी हॉट है और कंपटीशन कम है। वह अपने नए नॉवेल का पहला चैप्टर पूरा करता है और सैटिस्फाइड फील करता है। हीरो फिर से फोन उठाता है और सोचता है कि इस लाइफ में वह वेब नॉवेल्स की दुनिया में वापस आएगा और जो उसका है वह सब वापस लेगा। वह रीबर्थ ऑफ अ परफेक्ट लाइफ नाम की बुक क्रिएट करता है जिसमें सिनॉप्सिस है एक मिडिल एज्ड आदमी की जो कॉलेज डेज में रीबॉर्न हो जाता है। कमेंट्स में एक रीडर बोलता है, ऑथर बड़े बोल्ड प्रोमिसेस कर रहा है। बाकी लोग थीम को लेकर एक्साइटेड होते हैं। ट्रेनिंग फील्ड पर रेड हेड चांग हाओ अब भी स्क्वाट्स कर रहा होता है और फोन पर हीरो की बुक का पैसेज पढ़ रहा होता है जिसमें बूट कैंप का मजाक उड़ाया गया है और रेड हेड को आज का एमवीपी बताया गया है सबसे मेहनती होने के लिए। आधे घंटे बाद टोरंटो के रेस्टोरेंट में ग्रुप खाना खत्म करता है। तभी चांग जोश में उछलकर बोलता है कि पार्टी अभी खत्म नहीं होगी क्योंकि वह सबको कारो ट्रीट देने वाला है। सिंगिंग के लिए एक्साइटेड होकर दोस्त कैरियोक स्पॉट की तरफ बढ़ते हैं। मीनवाइल लड़कियां डिसाइड करती हैं कि रात का बाकी बिल वो स्प्लिट करेंगी क्योंकि डिनर लड़कों ने पे किया था। फ्रंट डेस्क पर पहुंचते ही एम्प्लॉई पूछती है कितने लोग हैं और रिजर्वेशन है या नहीं। शिकी आगे बढ़कर बोलती है कि वो 8 लोग हैं और लेडीज सब पे करेंगी। चंगा आर्ग्यू करने की कोशिश करता है लेकिन हीरो की बिजनेस पार्टनर इंसिस्ट करती है कि वो कवर करेंगी। रिसेप्शनिस्ट कंफ्यूज्ड होकर पूछती है, मिस्टर जो कौन है जिन्होंने 10 मिनट पहले लग्जरी सूट बुक किया था? एमसी हाथ उठाकर कंफर्म करता है कि वही है। सब लोग स्टंड रह जाते हैं। रूममेट तो पूरी तरह लूज कर जाता है और डिक्लेयर करता है कि आज से हीरो उसका अडॉप्टिव फादर है। फ्रेंडली एम्प्लॉय टेंडर एम्प्लॉय जॉन
और उसके दोस्तों को रूम तक फॉलो करने को कहती है। रूम में घुसते ही सबके जॉ ड्रॉप हो जाते हैं। चंगा तक बोल देता है कि यह जगह पैराडाइज जैसी लग रही है। शिकी सुपर एक्साइटेड होकर पिक्चर्स लेने लगती है और ऑलरेडी ऑनलाइन कैप्शन के बारे में सोचने लगती है। वह हीरो के पास आकर कहती है कि स्माइल दे ताकि वह उसकी फोटो ले सके। रूम के दूसरी तरफ दो लड़के ऑलरेडी ड्रिंक शुरू कर चुके होते हैं, टोस्ट करते हैं और वाव करते हैं कि सोबर होकर नहीं जाएंगे। शिकी की फ्रेंड हीरो को थैंक्स बोलती है सब पे करने के लिए, लेकिन वह बस कहता है यही जेंटलमैन करता है। हीरो पूछता है वह कौन सा सॉन्ग चाहती है। लड़की वही सॉन्ग रिक्वेस्ट करती है जो उसे भी बहुत पसंद है। वह एक्साइटेड होकर बोलती है कि उनमें कितनी कॉमन बातें हैं। एमसी एग्री करता है। दूर से शिकी दोनों को बात करते देखती है और सोचती है ये दोनों इतने क्लोज कब हो गए। वह भी ज्वाइन करती है और हीरो पूछता है क्या कोई और सॉन्ग पिक करना चाहता है। एमसी अपने बाकी दोस्तों की तरफ मुड़ता है और थोड़ी देर के लिए खो सा जाता है। तभी पलटते वक्त वह एक्सीडेंटली ली शिकी को घूरता रह जाता है और अव्यक्त वाइब बन जाती है। हीरो के चेहरे से साफ दिखता है कि वह पूरी तरह स्टन्ड है। वह सोचता है कि उसने कुछ अजीब सा फील किया और बुरी तरह एम्बैरेस्ड हो जाता है। असल में उसका हाथ बिजनेस पार्टनर के बॉडी के एक पर्टिकुलर स्पॉट पर चला गया होता है। एमसी का चेहरा लाल हो जाता है और वह एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की उसे वॉल के अगेंस्ट पैक कर देती है। टीजिंग स्मर्क के साथ वह पूछती है क्या जो उसने टच किया वह सॉफ्ट लगा। चंगा टेंशन तोड़ते हुए बोलता है ओरिजिनल वोकल्स हटा दो ताकि वह गा सके। हीरो पूरी तरह फ्लस्टर्ड होकर अग्री करता है और स्क्रीन पर फीचर बंद करने लगता है, लेकिन वह थोड़ा ज्यादा वर्कड अप हो जाता है इसलिए काउच पर बैठ जाता है। हीरो काउच पर बैठकर राहत की सांस लेता है और ड्रिंक का सिप लेकर खुद को काम करता है। सुकिंग उससे ली शिकी के इतना क्लोज होने पर सवाल करती है। हीरो बोलता है कि वह बस सॉन्ग सिलेक्ट कर रहे थे। लड़की मानती नहीं है और उदास फेस के साथ कहती है कि वह सिर्फ सॉन्ग्स के लिए बहुत ज्यादा क्लोज थे। वह खुद पर अनॉयड हो जाती है कि वह हीरो की परवाह क्यों कर रही है जबकि एमसी उसे इग्नोर करता है। तभी ली शिकी उसके पास आती है और फोटो दिखाते हुए कहती है कि उसकी फ्रेंड चाहती है कि हीरो उसका बॉयफ्रेंड बने। वह फोन दिखाने के लिए बहुत पास आ जाती है। हीरो का चेहरा फिर से लाल हो जाता है और उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वह अपनी ड्रिंक एक ही बार में खत्म कर देता है और सोचता है कि 18 की एज में रीबॉर्न होना कितना औसम है और ऐसे सीन से कोई भी स्टर्ड अप हो जाएगा। ली शिकी पूछती है वह अकेले क्यों पी रहा है। हीरो उसे भी ड्रिंक के लिए इनवाइट करता है। फ्रंट पर चंगा रियलाइजेस करता है कि सॉन्ग डुएट है और वर्जन चेंज करने का सुझाव देता है। लड़की थोड़ी फ्लस्टर्ड होकर अग्री करती है कि सॉन्ग बदल लेते हैं। तभी जॉन खड़ा होता है और कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ बोलता है कि वह दोनों साथ गा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।